नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब मोदी जी और शाह साहब को इस खूंखार बाबा का सहारा लेना पड़ रहा है इलेक्शंस में। और क्या दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन अपराधों में दोषी सजा याफ्ता इस बाबा के लिए जेल के दरवाजे इसलिए खोले जा रहे हैं कि बाबा बाहर निकले और अपने नेटवर्क के संपर्क में आए, वोट का इंतजाम कराए बीजेपी के लिए। अब ये बाबा जो सजा याफ्ता है, जिसके हथेली पर खून की छींटें हैं, ये वोट का इंतजाम करेगा। ये नौबत आ गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब जब चुनाव होते हैं, बाबा के लिए सरकार जेल के दरवाजे खोलती है। और इस बार 5 अक्टूबर को, कुछ दिन बाद, हरियाणा में क्रूशल वोटिंग है। टफ फाइट है, कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे चल रही है। 5 अक्टूबर को कुछ दिन बाद वोटिंग है। और क्या इसलिए रातों रात बाबा को पेरोल पर, इमरजेंसी पेरोल पर बाहर लाया जा रहा है। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। और यकीन मानिए, आज बहुत ही खास मेहमान मैं आपके लिए लाया हूं, अंशुल छत्रपति। अब अंशुल छत्रपति जो हैं, बाबा के संगीन जुर्मों के, अपराधों के चश्मदीद हैं। इनके पिताजी एक बहुत ही जाने माने पत्रकार थे, जिन्होंने खुलासा किया था, बाबा राम रहीम का सारा चिट्ठा खोल दिया था। और कुछ ही दिन बाद घर के सामने उनको गोलियों से भूना गया, जिसके चश्मदीद अंशुल थे। इनके पिता की हत्या करवाई बाबा राम रहीम ने। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, राम रहीम को ना सिर्फ उसमें दोषी पाया गया, उम्र कैद हुई है। आज अंशुल बहुत कुछ आपसे बताने जा रहे हैं। जल्दी से आने के बाद लगभग 7:30 पौने 8 बजे का वक्त रहा होगा जब ये सब घटित हुआ। तो ये उस वक्त वो घर पर आए ही थे और बाहर से 2 लड़कों के बुलाने की आवाज आई, बिल्कुल हमारी घर की जो 4 दीवारी है उसके बाहर से ही। तो फादर बाहर देखने के लिए निकले कि कौन है, तो उन्हें शूट कर दिया गया। तो ये सारी उसी वक्त घटना गोली चल गई। बिल्कुल मतलब जी, आप घर में विलेन थे? जी। और हमारे साथ आज हरियाणा जर्नलिज्म के किंग अत्री साहब होंगे, हेमंत अत्री साहब होंगे। और हेमंत अत्री साहब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, अंदर की बातें, जो शायद ही सुनी गई होंगी, कि बाबा को लाने के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, और क्यों अधिकारी दब गए, क्यों इलेक्शन कमीशन ने दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया, क्यों बाबा के लिए लाल कालीन बिछाई जा रही है, जिसकी हथेली में लाल खून के छींटे हैं, उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछाई जा रही है। आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, आंखें खुलने वाली हैं। मेरा पहला सवाल जो है वो अंशुल जी से है, उसके बाद मैं अत्री साहब के पास आऊंगा। अंशुल जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ठीक है, हमारी सारी सहानुभूति, दोस्त जितने देख रहे हैं सबकी सहानुभूति आपके साथ है। आपके पिताजी जो एक पत्रकार थे, बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार थे, उनकी हत्या बाबा राम रहीम ने कराई। और बाबा राम रहीम की के इस हत्या में सजा भी हो चुकी है, और वो बहुत कच्ची उम्र में आप लड़े हैं। हम आपके साथ हैं, हमारे सारे दोस्त आपके साथ हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को क्या लिखी? आपने चिट्ठी अभी क्या लिखी जो ये जेल से बाहर आ रहे हैं, जिसमें बताइए 2-3 लाइन में। इसमें चिट्ठी में हमने इलेक्शन कमीशन के पास, जो हमारी जानकारी में था, कि गुरमीत राम रहीम ने फिर से हरियाणा असेंबली इलेक्शन से पहले 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी है। और उस इमरजेंसी पैरोल का जो एक लेटर है, आवेदन की कॉपी जो है वो जी। हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भेजा गया है उनसे कंसल्ट करने के लिए। और उन्होंने इसमें पूछा है कि इसमें इमरजेंसी, इसमें इमरजेंट या कंपेलिंग क्या है। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी। उसके अंदर हमने उनसे मांग की कि गुरमीत राम रहीम एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है और इतने सारे हीनियस क्राइम्स के मामले में वो सजा याफ्ता है। और बार बार जिस तरीके से उसको पैरोल या फरलो का फायदा पहुंचाया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से हरियाणा जी। के अंदर, और लगभग हर बार कहीं ना कहीं कुछ इलेक्शंस के दौरान भी उसको पैरोल वगैरह मिलता रहा है। और इससे पहले कि उसमें हमने चिट्ठी में जिक्र किया है कि पिछले 2 दशकों से, जब से गुरमीत राम रहीम इन विवादों में फंसा और आपराधिक मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं, तब से वो लगातार अपनी स्किन सेव करने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए सियासी लोगों का फायदा उठाता रहा है। तो हमने ये चिट्ठी लिखी कि इस
असेंबली इलेक्शन से पहले राम रहीम को फिर से पैरोल पर बाहर ला करके एक पार्टी विशेष सत्ताधारी दल जो है वो अपने फायदे में कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने के लिए इसको पैरोल दिलवा सकता है, जिससे बाहर आकर गुरमीत राम रहीम फिर से फेयर इलेक्शन को प्रभावित कर जी, सकता है। मैं आता हूँ आप, क्योंकि अब वो मैं समझ रहा हूँ आपके परिवार की स्थिति, बच्चों की स्थिति, क्योंकि जब जब बाबा बाहर निकलता है आपके ऊपर एक प्रेशर होता होगा, मानसिक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर। मैं अत्री साहब के पास आ रहा हूँ। अत्री साहब, एक बाबा जिसके ऊपर हर तरह के, हर जो भी जुर्म आप बुरे से बुरा सोच सकते हैं इस दुनिया में, सारे के सारे अपराध उनके ऊपर कहीं ना कहीं दर्ज हुए हैं, रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं, धाराएं दर्ज हुई हैं, और उनको सजा भी मिली है, और 20 साल की सजा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक ऐसे संगीन आदमी को, एक ऐसा आदमी जिस पर इतनी बड़ी क्राइम हिस्ट्री है, उसको इलेक्शन के टाइम पे बाहर छोड़ना, बीजेपी को ने रिक्वेस्ट की और उसके लिए जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं, ये क्या व्यवस्था, क्या है, मकसद क्या है बीजेपी का, इतना बड़ा रिस्क ले रही है? दीपक जी, आपके दर्शकों के लिए बता दूं, साथियों के लिए, कि ये पहला अवसर नहीं है। 2020 में ये व्यक्ति एलिजिबल हुए थे पैरोल और फरलो के लिए। तब से लेकर के केवल चुनाव के अवसरों पर इनको अब 7वीं बार पैरोल मिलने जा रही है। टोटल 11वीं बार बाहर आएंगे ये, और ड्यूरिंग इलेक्शंस इनको 7वीं बार आप स्तब्ध रह जाएंगे। और मैं तारीखें बताना चाहता हूं आपको ध्यान होगा, पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ था 2022 में विधानसभा का, उस समय ये महोदय बाहर थे। उसके बाद हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय ये बाहर थे। उसके बाद आदमपुर में केवल एक कंस्टिट्यूएंसी का बाई इलेक्शन था, उस समय ये महोदय बाहर थे। उसके अलावा पंचायत चुनाव हरियाणा में हुए, तब भी ये बाहर थे। राजस्थान में असेंबली चुनाव हुआ, याद होगा आपको 2023 में, तब ये बाहर थे। हरियाणा चुनाव का जो पिछले महीने बिल्डअप हो रहा था, जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय ये 21 दिन के लिए बाहर थे। और अभी जबकि 5 तारीख को हरियाणा में पोलिंग होनी है, और ये अब फिर बाहर होने की प्रक्रिया में है। इसमें ये बताइए बार, अत्री साहब, मैं बहुत ही एक स्ट्रेट क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि जब भी चुनाव होता है बीजेपी की सरकार इनको पेरोल पर जेल से बाहर ले आती है। एक सजा याफ्ता कैदी हु इज डेंजरस टू सोसाइटी, उसको हर बार चुनाव में बाहर क्यों निकाला जाता है, ये मुझे बताइए। दीपक जी, कल शाम को भी हल्का सा इशारा हुआ था। जो मुख्य धारा के जो इनके स्टार प्रचारक हैं, वो सारे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और कल शाम को सारे साथी इस बात पर सहमत थे। पहली बात तो यह है कि क्या स्टार प्रचारकों का जो हश्र हुआ है हरियाणा के अंदर, उसके बाद प्लान बी के तहत इनको लाया जा रहा है, सवाल नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दूसरी बात होती है दीपक जी, चुनाव में डूबते को तिनके का सहारा। अब जब सारे का सारा काम बेड़ा गर्क हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है, कहीं कुछ है नहीं, तो एक ये ट्राई करके देख लो, क्योंकि जो पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका चाल चरित्र और चेहरा पिछले 10 साल में इस पूरे देश ने देख लिया। अब 11वां साल शुरू हो रहा है। ये चाल चरित्र और चेहरा के, और सुप्रीम हाई कोर्ट में आपको मैं बताऊं, अगर जो प्रोसीडिंग्स थी, अंशुल भाई को पता है, हाई कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि साहब ये जो है आदतन अपराधी नहीं है, ही इज नॉट ए हार्डकोर क्रिमिनल। अगर ये हार्डकोर क्रिमिनल है तो मुझे बता दीजिए हार्डकोर क्रिमिनल कौन होता है? 2 उम्र कैद, 20 साल की सजा, और आप कह रहे हैं कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और सरकार ने कहा कि इसने खुद नहीं किया, इसने करवाया। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जब ये जेल से बाहर निकलते हैं, बाबा बाहर जब निकलता है, निकलने के बाद मतलब चुनाव में ये बीजेपी को लाभ कैसे देता है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मतलब क्या करते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, या ये कोई फोन करते हैं, बाहर आके किसी से मिलते हैं, या कन्वेंसिंग करते हैं? मंच पे भाषण तो देते नहीं है, ये करते क्या है? दीपक जी, बहुत सही सवाल, वाजिब सवाल पूछा आपने। आज की तारीख में यही सवाल होना चाहिए। इस डेरे की एक पॉलिटिकल विंग है कहने को, और वो बिल्कुल पॉलिटिकल विंग है डेरे की। अच्छा, इनके आश्रम की, डेरा की एक पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल विंग है, और वो उसके बाकायदा घोषित है वो। लेकिन जब से ये डेरा जब से महामहिम ने इन्होंने संभाला है, तब से वो अपने फैसलों को सार्वजनिक नहीं करते। ये धीरे से एक चुपके से आपके कान में मैंने कह दिया कि आपने अंशुल जी की मदद करनी है, और उसके बाद फ्रॉम जो माउथ का वर्ड होता है, इनके सारे समर्थकों के अंदर वो पहुंच जाता है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग खेल है, ये घोषणा नहीं करते कभी भी, लेकिन वो सारा खेल नीचे नीचे होता है। इस बार आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं, आपको बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग, आपके टेस्ट के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जो उसकी गत बन रही है, उसके अंदर एक बड़ा खेमा है
जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है बाबा को ये पैरोल देने से, उनको ये लग रहा है, क्योंकि उनके पास ग्रास रूट का फीडबैक है, उनको ये लग रहा है कि हरियाणा के हर आदमी को पता है कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो बाबा का कोई बीजेपी के साथ कमिटमेंट तो है नहीं किसी भी तरीके का, उसको तो जेल के अंदर वो सारी चीजें चाहिए। तो जब आम आदमी को ये पता है तो क्या बाबा को नहीं पता, क्या बाबा के समर्थकों को नहीं पता? तो बीजेपी का एक बहुत बहुत बड़ा तबका ये मान रहा है कि जेल से बाहर आके ये जाए तो कि बागपत के बरनाव आश्रम में कहीं नीचे ही नीचे ये ना कर दे कि बीजेपी का विरोध करना है, क्योंकि इनकी सजा भी बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये किसी कमिटेड नहीं होते, ये तो मौके के हैं। जी जब कांग्रेस की सरकार आ रही है और हरियाणा में जेल सरकार के नीचे रहनी, तो आपको नहीं लगता कि ये भी खेल पलट सकते हैं उल्टे किस्म का? तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग अंदर खाने दबा हुआ है, पहली बात। नहीं, डरा लेकिन हुआ ये है कि बताइए, कहीं खेल ना हो। ये बताइए, ये किस जेल में बंद है? रोहतक जेल में? सुरालिया जेल। हाँ, रोहतक तो की रोहतक सुरालिया हरियाणा में लगता है। आप जी, कह रहे हैं जी। कि जब ये इनको पेरोल मिलेगी अत्री साहब, जी, तो जी, ये रोहतक से बागपत आएंगे, मतलब जी, मेरठ जी। के पास जो बागपत है, तो बरनावा बागपत में क्यों आएंगे? मतलब वहां पे इनका आश्रम है, हरियाणा। वहां पर इनका अच्छा, आश्रम है, वहां पर इनका आश्रम है। अब तक जो 10 की 10 बार इनको पैरोल मिली है, उसमें से 7 बार ये वहीं गए हैं। और इनको बाकायदा उसमें क्या होता है दीपक जी, कि जब आपको बताना होता है कि पैरोल के दौरान मैं कहां रहूंगा, और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस देता है, सारी व्यवस्थाएं देखता है, कोई अच्छा। भाग तो नहीं जाएगा। अत्री साहब, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। जैसे इनके फादर का मर्डर हुआ, फिर सीबीआई ने जांच करी, चार्जशीट फाइल हो गई, 2007 में शायद हुई थी। एम आई राइट जी, सर? 2007। यस। 2004 में, 2007 में, 2007 में चार्जशीट फाइल हुई और बाबा राम रहीम मुख्य आरोपी बनाया गया कि भाई इसने हत्या इनके फादर की कराई है। इसी तरह से दुष्कर्म के बहुत से मामले थे, आश्रम में जो बहुत सी महिलाएं रहती थी जिनके साथ बाबा ने उनकी असमत लूटी, जो भी चीजें हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्रम में तो या तो बहन होती है, या माँ होती है, या बेटी होती है। तीन ही तरह के महिलाओं के रिश्ते होते हैं, माँ के, बेटी के, बहन के। लेकिन उनके साथ जिस तरह से उनकी इज्जत लूटी गई, और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर चार्जशीट हुई, और फिर यह साबित हुआ कि हाँ दुष्कर्म हुआ है गवाहियों के बाद। जब इतने संगीन आरोप कि 2007, 2008 सब कुछ पिक्चर क्लियर हो चुकी थी 2010 तक, फिर 2014 में मोदी जी क्यों गए? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे थे, क्या उनको पता नहीं है? मोदी जी को यह पता है कि बाइडेन के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। मोदी जी को पुतिन के बारे में पता है। यूक्रेन और पुतिन का के बीच में युद्ध था, रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। मोदी जी को ये नहीं पता था कि ये बाबा इतना करप्ट, इतना बड़ा क्रिमिनल जिस पे चार्जशीट हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ऐसा क्या है? ऐसा यही क्या वो हुआ? ये दीपक जी, कौन सा रिश्ता है? यही वो रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं दे सकते। ये है चाल, चरित्र और चेहरा। 2014 का याद कर लीजिए, रामविलास शर्मा सारे प्रत्याशियों को लेकर के, फोटो निकलवाइएगा, मैं कहता हूं फोटो मिल जाएगा आपको। रामविलास जी, शर्मा तब अध्यक्ष होते थे, अपने तमाम कैंडिडेट्स को लेकर के डेरे पर गए थे समर्थन मांगने के लिए, तमाम कैंडिडेट्स को यस। लेकर। उसके बाद जब बन गए तो अनिल विज गए थे वहां पर जीतने के जी हाँ, बाद। मैं और बता रहा हूं, उसके बाद 2016 में अनिल विज जी उस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री थे। इन्होंने जी 50 लाख रुपए की ग्रांट दी, सरकारी जी ग्रांट आश्रम को दी। जी, जी, नहीं नहीं, मैं तो 2017 में। आपको चाहूंगा दीपक जी, मैं चाहूंगा वो पूरे जो बीजेपी के दावेदार उम्मीदवार थे उन सारों का फोटो बाबा के साथ, जीतने के बाद जीतने वालों का साथ, और फिर 2019 में यही दोबारा से। और ये पार्टी अपने जी, आप को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। उसके आश्रम के अंदर ये सारे के सारे लाइंड अप थे बिल्कुल। एक चीज और अंशुल, क्योंकि आप वहीं रहते हैं, सिरसा में रहते जी। हैं और आश्रम से ज्यादा दूर नहीं है, क्या इनका जो आश्रम है अभी भी चल रहा है या पूरी तरह सील है, या अभी भी ऑपरेशन है उसका? अ, ये बिल्कुल अभी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लगातार जब से गुरमीत राम रहीम ने डेरा का कार्यभार संभाला, तब से लेकर आज तक 2017 तक डेरा सच्चा सौदा के सामने कभी कोई चुनौती नहीं रही। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का और कानून का जिस तरीके से मजाक बनाया, फुटबॉल बनाया, कभी भी उनको स्टेट की तरफ से कोई चुनौती नहीं रही। और इसी वजह के कारण उनके हौसले इतने बढ़ते गए कि उन्होंने बार-बार उन चीजों को फिर से किया, और लगातार डेरा के लोग उसकी प्लानिंग करते थे और अपने फॉलोअर्स के माध्यम से स्टेट का और स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बनाते रहे। अत्री साहब, जी, आपको क्या लगता है कि बाबा राम रहीम का जो ऑपरेशन है,
वो बीजेपी की सरकार में लगातार चल रहा है। वो चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे उनके आश्रम हो, चाहे उनका कम्युनिकेशन हो। 2 साल में ये आदमी जो सजा याफ्ता है, 255 दिन ये बाहर रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में साल भर तो बाहर ही रहे ये। तो ये जो बीजेपी की जो सरकार इतनी फिदा क्यों है? चाल चरित्र चिंतन वाली पार्टी है साहब, इतना फिदा क्यों है? देखिए दीपक जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता के दम पर हरियाणा में सत्ता में ना कभी आई और ना आ सकती है। इस तरह के जुगाड़ों के जरिए ही कुछ न कुछ कर करके कहीं कहीं निर्दलियों तो का, कहीं दूसरी चलिए पार्टियों खुलकर का, बता दीजिए, बाबा का रोल क्या रहता है पर्दे के पीछे वोट में, बता दीजिए। देखिए वोट कैसे दिलाता है बाबा? दीपक जी, चार जिले हैं हरियाणा में जिसमें इसके समर्थकों का दावा है कि उनके 36 सीटों पर असर है, कहा जाता है। जैसे उसमें कौन जिले हैं 4? उसमें सिरसा है, हिसार है, अंबाला है और कुरुक्षेत्र है। इन एरियाज के अंदर कहा जाता है कि इनका काफी वो है। और इस बार आप देख रहे हैं कि सिरसा के अंदर तो बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, नाम लेवा ही नहीं। हिसार के अंदर, कुरुक्षेत्र में लाडवा में खुद सीएम फंसा हुआ है, आपको पता है उस बात का। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के अंदर, ऐसे ही अंबाला के अंदर। तो बेसिकली क्या, अंबाला में अनिल विज फंसे हुए, जो इनके सबसे परम भक्तों की श्रेणी में जाकर के वहां दंडवत होते, फोटो मिल जाएंगे आपके यहाँ, बहुत मिल जाएंगे, एक नहीं। तो ये सारे का सारा गेम क्या है कि जो इनके जो दिग्गज फंसे हुए हैं, कम से कम 1500 वोटों की वही मदद हो जाए क्या। लेकिन उसमें जो अब के जो हालात है और इस तरह के जो तत्व होते हैं, आपराधिक तत्व, अब तो ये घोषित अपराधी हो गए ना एक तरीके से, कोर्ट ने सजा दे दी। तो इस तरह के तत्वों का कोई दीन, ईमान और धर्म नहीं होता। कल को वो आप उनको पैरोल दिलाए आप और वो मदद कर दे मेरी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन बीजेपी जो ये, दीपक जी, बीजेपी जो ये कर रही है, दैट इज शेयर आउट ऑफ डेस्परेशन, कि कहीं से कुछ मिल जाए। ये वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अत्री साहब, क्या इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि भाई एक खूंखार कैदी जिस पर दुष्कर्म को जिसमें सजा मिली, हत्या के मामले में सजा मिली, इसको बाहर मत नहीं छोड़ना चाहिए, जो इलेक्शन डिस्टर्ब कर सकता है। इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? कर तो दिया हस्तक्षेप दीपक जी, कमाल कर रहे हो आप भी। परसों जब ये एप्लीकेशन गई स्टेट सीईओ के पास, स्टेट में सीईओ मिस्टर पंकज अग्रवाल है, उनके पास ये गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे रीजंस बताइए, कंपेलिंग रीजंस क्या है कि इनको इमरजेंसी पैरोल दी जाए। ध्यान से सुनिएगा बात, आपके दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। कंपेलिंग रीजंस क्या है कि इनको पैरोल दी जाए। वो चिट्ठी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को वापस दे दी। दोबारा से उसमें रीजन नहीं दिया गया था कि इनको क्यों दी जाए इमरजेंसी पैरोल। तो दोबारा से एप्लीकेशन जाती है और वो कंपेलिंग रीजन सुन के आप हंसेंगे। पहला रीजन ये है कि 5 अक्टूबर को, जिस दिन हरियाणा में पोलिंग है, उस दिन राम रहीम जी के पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि अगर मनाई भी जानी है तो वो कहां मनेगी, सिरसा डेरे में या बरनावा में? एक ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा, लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, जुडिशियल माइंड की बात कर रहा हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो गद्दी नशीर दिवस है उसके समारोह चल रहे सितंबर से लेकर के अब तक, तो वो बरनावा में उसका क्या है? बरनावा में क्या है उसका, आप कल्पना कीजिए। और इस बेसिस पे कल स्टेट सीईओ ने परमिशन दे दी। कल्पना करिए आप, स्टेट का सीईओ चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन जी, स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर चुनाव आयोग के अंदर डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करता है। हालत देखिए कि 24 घंटे पहले वो कंपेलिंग रीजन पूछते हैं, और कंपेलिंग रीजन क्या हुआ कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि है जो दशकों पहले चले गए। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पंकज जी जिनका नाम लिया, चलिए वो हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी होंगे, हो सकता है उन पर दबाव हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसके लिए पंकज जी काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन तो सुपर बॉस है साहब। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था, सोटा मारना चाहिए था। अंदर की इलेक्शन कमीशन ने कलम क्यों नहीं चलाई? इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कहा पंकज से कि नहीं, इसको पेरोल नहीं देंगे, और अगर देंगे तो वोटिंग के बाद देंगे, वोटिंग से पहले नहीं देंगे हम। दीपक जी, अंदर की कहानी बताऊंगा तो आप और ज्यादा हैरान रह जाएंगे। पूरी सरकारी मशीनरी पिछले 3 दिन से इतनी डेस्परेशन से लगी हुई है कि किसी तरीके से निकाला जाए। और जो आपने बात कही उस पर पहले विचार हुआ कि स्टेट सीईओ को मत इन्वॉल्व करो, सीधा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो, वो 2 लाइन का जवाब लिख देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीईसी को लगा कि तुम्हारी बदनामी होगी इसमें, तो उन्होंने वर्बली, कुछ गया नहीं उनके पास, उन्होंने वर्बली ये कह दिया गया कथित तौर पे कि जो कुछ करना है स्टेट के लेवल पे कर लीजिए, हमारे पास कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। Okay. इसलिए आईवाश क्या किया गया, पहले पूछा गया व्हाट आर द कंपेलिंग रीजंस, और जो कंपेलिंग रीजन हो मैंने बता दिया आपको। बरनावा में क्या है उन कंपेलिंग रीजंस का। तो इससे इस सरकार की शर्म निरपेक्षता जो खुले आम जनता के सामने आ गई है कि इसका चाल चरित्र और चेहरा क्या है।
और ये पहला चुनाव नहीं है दीपक जी, 7वां चुनाव है जब चुनाव के दौरान में राम रहीम बाहर होंगे। गुरमीत राम रहीम ने जब पैरोल फाइल किया, पैरोल के लिए अप्लाई किया, जी तो पहले जो हमारा जो द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट था, वो उसमें गुरमीत राम रहीम फॉल नहीं कर रहा था, क्योंकि पैरोल देने से पहले रीजंस बताने पड़ते थे। गुरमीत राम रहीम ने के पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफाई रीजन था नहीं जिसकी वजह से उसे पैरोल दिया जा सके। एक बार उसने अपनी खेती की जमीन को काश्त करने के लिए लगाया पैरोल, लेकिन स्टेट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहा कि मैं खेती करने जा रहा हूँ? जी जी। तो उसमें क्या है, मैं समझ गया अंशुल हाँ, भाई मैं समझ जी, गया। ये तो एक मतलब बेशर्मी की इंतहा है, और सुनिए तभी ऐसा होता सुनिए है कि सुनिए दीपक जी, नहीं नहीं, एक चीज मैं इसमें बड़ी एक दूसरे इशू इंटरेस्टिंग है। पर आ रहा हूँ। मैं आपकी 2022 बात के अंदर क्योंकि वो चीजें आड़े आ रही थी, तो 2022 में हरियाणा सरकार ने उस कानून के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया, मार्च 2022 में। और अमेंडमेंट के बाद पहली बार जून 2022 में गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिला। अब वो कानून बदल दिया गया और बार बार उसी कानून की दुहाई दी जाती है समझ कि गया। देखिए सब कानून के तहत हो रहा है। तो अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इस कानून को जब तार तार किया जा रहा है, राम रहीम को इमरजेंसी पैरोल दे करके, तो वो क्यों किया जा रहा है इमरजेंसी पैरोल के got लिए? it let's not go जी deep into technical things because मैं कोई बहुत बड़ा जज नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, है ना। आप जी समझ गए, आपकी बात ये है, जो सार है आपकी बात का ये निकल रहा है कि बाबा राम रहीम को जेल से बाहर लाने के लिए सरकार ने कानून को आसान कर दिया यस, सो दैट आराम से बिल्कुल वो बाहर आ सके। अब मैं सेक्शन जी 6 सेक्शन 5 ये तो मोदी जी और खट्टर साहब के बाबू करते हैं, छोड़िए बाबुओं को, उनका तो काम है सेक्शन 5 को 4 कर दो, 4 को 3 कर दो, ठीक है। मोटी बात ये, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, और हो सकता है ये बड़ा पर्सनल सवाल अंशुल जी हो, और कभी भी जी इस तरह की जो खौफनाक यादें होती हैं उसमें नहीं लौटना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं खुद जानना चाह रहा हूं कि जिस रात आपके पिताजी पर, आपके फादर पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारी थी, आई थिंक 24 अक्टूबर था वो दिन, जी और 24 अक्टूबर 2002। 2002। हाँ, जी तब आपकी उम्र कितनी थी, और ये सूचना आपको कैसे मिली? कहाँ थे आप? घर पर थे? क्या उम्र थी आपकी? बिल्कुल, ये सारा मंजर जो है हमारे सामने घटित हुआ। घर पर थे, मेरी मदर जो है वो उन दिनों अपने मायके में गई हुई थी, मेरे छोटे दोनों भाई बहन भी साथ में थे। तो मेरे फादर जो हैं वो आमतौर पर, क्योंकि जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे, एक डेली न्यूज़पेपर इवनिंगर निकालते थे, पब्लिश करते थे। तो लगभग उसके बाद, पब्लिश होने के बाद, वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाया करते थे, बैठते थे, और उसके बाद लेट घर घर पर देरी से आते थे। ये उनका रूटीन था। तो हमारी मदर बाहर गई हुई थी, तो इस वजह से मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर ने उनको फादर को बोला कि आप थोड़ा जल्दी घर पे आइए, जी ठीक क्योंकि है। माँ घर पर नहीं है। तो उन दिनों वो आए भी जल्दी से, और जल्दी से आने के बाद लगभग 7:30 पौने 8 बजे का वक्त रहा होगा जब ये सब घटित हुआ। तो ये उस वक्त वो घर पर आए ही थे, और बाहर से 2 लड़कों के बुलाने की आवाज आई, बिल्कुल हमारी घर की जो 4 दीवारी है उसके बाहर से ही। तो फादर बाहर देखने के लिए निकले कि कौन है, तो उन्हें शूट कर दिया गया। तो ये सारी उसी वक्त घटना गोली चल गई? बिल्कुल मतलब जी, आप घर में विदिन थे? जी, आ, उस वक्त क्या बिल्कुल। उम्र होगी मैं आपकी? 21-22 वर्ष का रहा मैं उस वक्त, जब 21 ये साल की? अ, तो मतलब आप जी, घर के अंदर थे, बाहर जब वो हाथे में गए और दरवाजा खोला तो गोली चल गई उन पे। उसके बाद जी, आपके फादर मेरे ख्याल कई दिन तक वो जीवित रहे, क्या उसके बाद? 28 दिन तक। उस हाँ, 28 दिन तक जीवित रहे। उसके बाद मेरे ख्याल, जो मेरे पास डेट है, 21 नवंबर को उनकी डेथ हुई। जी, जी। क्या उन्होंने कुछ बताया, आपको बताया, जब गोली लग गई हुँ। और वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, कुछ उन्होंने बताया कि किसने किया है? अ, 24 अगस्त की रात को हम लोग उनको लेकर के, पहले उन्हें शिफ्ट किया गया, फिर पीजीआई रोहतक के लिए रेफर किया गया। तो वहाँ लेकर के गए, तो रात भर उनको ऑपरेट किया गया, ऑपरेशन चला, क्योंकि 5 गोलियाँ थी, कुछ बॉडी के अंदर भी रही, जिन्हें निकाला भी नहीं जा सका लास्ट तक, क्योंकि वो कुछ ऐसी पोजीशन में थी कि उन्हें जी ऑपरेट करके नहीं निकाला जा सकता था। और उसके बाद लगातार 2 दिन तक वो अपने
उस पे उसमें होशो आईसीयू में थे हवास में नहीं थे, जी। आईसीयू में थे। और 26 अक्टूबर को जब उन्हें होश आया, तो 26 अक्टूबर को ही पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर उनका बयान लेने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे थे। तो उस दिनों जब जब उनके सामने वहां सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गए, तो हमारे सामने ये सब बयान हुआ और उन्होंने उसमें बोला कि गुरमीत राम रहीम क्या कर रहा है डेरा के अंदर और क्या-क्या घटित हो रहा है और उसके बाद किस तरीके से उनको थ्रेट किया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई सब इंस्पेक्टर रामचंद्र को। और लेकिन हैरानी की बात ये है दीपक जी, जी। कि जिस दिन हमारे फादर पर अटैक हुआ, मैं अपने फादर को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मेरे छोटे भाई के बयानों पर, जो कि लगभग उस वक़्त 14 साल की एज का था, उसके बयानों पर ये एफआईआर दर्ज की गई। और पुलिस जो है उस एफआईआर में डेरा सच्चा सौदा के मुखिया का नाम भी लिखना नहीं चाह रही थी, इतना दबाव में थी। उसके बड़ी बाद बात है, बड़ी जब बात। सब इंस्पेक्टर मेरे ख्याल रामचंद्र शायद उसके आया, बाद आप जी, उसके बाद सब जहां तक मुझे इंस्पेक्टर याद आ रहा, आप हाई रामचंद्र कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फिर सीबीआई को कहा, तब डेरा जी, सच्चा सौदा का नाम हुआ। नहीं, बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही बिल्कुल। कि एक एक बेटा जिसके आंखों के सामने ये घटना हुई, उसके पिता को गोली मार दी गई, खबर लिखने पर गोली मार दी गई। जी, और उसके जी। बाद जो मुल्जिम है बाबा राम रहीम, इसका रुतबा ये था कि उसका नाम नहीं लिखा गया। पुलिस के हाथ कांप रहे थे एफआईआर में नाम लिखने से। अगर हुँ, ये रुतबा है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे आदमी के लिए कानून बदला जा रहा है। अत्री साहब, ऐसे आदमी के लिए चश्मदीद विक्टिम फैमिली बैठी हुई है। दीपक गांधी के जी, लोकतंत्र में देखिए क्या बोल रहे हैं ये गांधी दीपक का जी देश है। दीपक जी, ये नया भारत है। ऐसे ही लोगों के लिए कानून बदला जाता है। मेरे और आपको तो कानून में प्रदत्त जो सुविधा है वही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, वो जो बात कह रहे थे अंशुल भाई, पूरा बात रहेगी उसमें। एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो कानून क्या बदला गया। कानून ये बदला गया कि पैरोल के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है, जाइए, ये जी। बदला गया ओके। उसमें। कल्पना कर ओके। सकते हैं आप कि अत्री कोई भी साहब, आदमी जेल से बाहर आना चाहता है और वो कारण ना बताए, ओके, और ये हरियाणा समझ गया सरकार अत्री ने साहब। सुविधा कर दी। बहुत सीरियस मैटर है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं अत्री साहब से पूछूंगा और एक फिर लास्ट कमेंट दूंगा। जी। आपको लगता है कि जेल से आने के बाहर अत्री साहब बीजेपी के लिए ये एक तरह से साइलेंट कन्वेंसिंग करेंगे? आपको ऐसा लगता है? शक है आपको? दीपक जी, इनको साइलेंट कन्वेंसिंग की, किसी भी तरीके की वायलेंट और साइलेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एक सिस्टम है जो अपने हिसाब से ऑटो मोड में काम करता है हमेशा के लिए। हुँ। इस क्या बार तो सिस्टम है? इंटरेस्टिंग ऑटो मोड, दे नेवर कम नहीं, पब्लिक। सिस्टम तो बता दीजिए क्या है, किस तरह से सिस्टम ये ये वोटर्स को कहेंगे कि आप जाके यहाँ पर बटन दबा दो। वो दीपक जी, सिस्टम क्या है? इनके ये कार्यकर्ता सब हैं, कौन लोग हैं? ये सब आईवाश है। इनसे रेगुलर जेल में मुलाकातें होती है, सारी चिट्ठी पत्री होती है, सब कुछ है। उसके कोड साइन होते हैं, उसमें 2 शब्द लिखे जाएंगे और वो खेल पूरा हो जाएगा। ये ऑलरेडी इन प्लेस है इनका। बाहर निकलने के बहाने हैं केवल। लेकिन मैं आपको एक बहुत दूसरी ओ बात कह रहा हूं। मैं बहुत दूसरी बात कह रहा हूं दीपक जी। आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा, उसका पॉलिटिकल जवाब, और वो जवाब ये है कि इस बार जो हरियाणा के हालात है, बाबा के बहुत सारे समर्थक, क्योंकि उनको बहुत तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। जो पंचकुला में दंगा हुआ था, उसमें तमाम केसेस जी। ओपन है, भी बंद नहीं हुए। और जिस तरीके हुँ। का हरियाणा में सरकार बदलने का माहौल है, उनमें से कोई व्यक्ति चाह कर भी बीजेपी की मदद करेगा तो आफत मोल लेगा वो। तो इस बार बीजेपी को जो ये सारा कार्यक्रम है, बाबा को छोड़ना और ये सारी चीजें, ये बैकफायर कर सकता है, और बहुत सीरियस बैक बैकफायर कर सकता है। हर दांव उल्टा पड़ रहा है। तो हो सकता है अत्री साहब कह रहे हैं कि बाबा जो है वो बीजेपी को, वो छूट तो गए पेरोल पर, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई बाहर निकलें जेल से तो जो उनका ऐशो आराम है, कुछ दिन के लिए ऐशो आराम वापस उनके हों। और बाकी तो बाबा के जुर्म ही बता रहे हैं कि बाबा की लाइफ स्टाइल क्या रही है, उनकी अय्याशी क्या रही है। ये मुझे दीपक जी, बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जोड़ूंगा मैं। एक ऐसा हरियाणा के बाबा है जो जिसकी अय्याशी की दास्तान एफआईआर में लिखी जाती है, जिसकी दीपक जी, अय्याशी की दास्तान केस डायरी में लिखी जाती है। एक ऐसा बाबा जिसकी अय्याशी की दास्तान अदालतों में जिरह में रखी जाती है। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? हरियाणा के अंदर इस बार जो माहौल है ना, देखिए, पहलवान बेटियों के साथ जो ज्यादती हुई, वो व्यक्ति कहाँ है? वो भी बीजेपी का करीबी। और जो हरियाणा में इतना बड़ा सजा याफ्ता है, उसको चुनाव के मौके पर छोड़ना, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को वोट दिलाएगा? इससे इतना ज्यादा महिला वर्ग में रोष बढ़ेगा, क्योंकि ये खबर तो छुपेगी नहीं। ये खबर तो आप जैसे हुँ। साथियों ने सबने फोड़ दी। अब ये खबर जब हरियाणा में फैलेगी तो बहन और बेटियां क्या सोचेंगी? उसका जो काउंटर होगा, वो बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि एक तो जो पहलवानों के साथ किया गया, मोदी जी ने सांस नहीं निकाला, चू नहीं की, जी। और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब राम रहीम को छोड़ रहे हैं।
आप जी। सोचिए इसका अंशुल असर भाई, क्या होगा। लेकिन दिल पर हाथ रख के कि ईमानदारी से मैं एक आपसे जवाब चाह रहा था एकदम आखिर में। बाबा जब जेल से बाहर निकलता है तो डर लगता है क्या? देखिए ईमानदारी से मैं बताता हूँ, आपने ईमानदारी बस ईमानदारी से बताइए। पूछा तो मैं मेरा रूटीन का आपको जो अपने काम लिए है, नहीं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा रूटीन का काम मैंने कभी प्रभावित नहीं होने दिया इस वजह से कि आज वो बाहर आ गया है तो मुझे बाहर नहीं निकलना है। मैं लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में एक थोड़ा मतलब इस बात का एक ज़रूर रहती है कि मेरे बच्चे जो हैं पहले बिल्कुल जब मेरे फ़ादर का मर्डर हुआ तो मैं 21-22 साल का नौजवान था। उसके बाद मेरी कई साल बाद मेरी शादी हुई, जी। मेरे बच्चे हुए। तो अब अपने परिवार को लेकर, अपने बहन-भाई को लेकर, अपने बच्चों को लेकर एक चिंता ज़रूर मन के अंदर कहीं न कहीं रहती थी। पहले भी रहती थी, अब भी रहती है कि चिंता कहीं रहती है। मेरी वजह से मेरे किसी और फैमिली मेंबर का नुकसान ना हो। आप क्या चाहते हैं कि बाबा को हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए किसी काला पानी में, तब सुकून मिलेगा आपके परिवार को? या वो जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, जो विटनेस बनी, जिनके केसेस में बाबा को सजा मिल गई, वो आप जो सारे विक्टिम, मैं तो कहूंगा एक विक्टिम नहीं है, आप एक हो, आप जैसे सैकड़ों विक्टिम हैं बाबा के। ये जो जी। विक्टिम्स हैं इतने सारे, ये क्या सोचते हैं, ये क्या चाहते हैं कि बाबा को कलकत्ता भेज दिया जाए, चेन्नई भेज दिया जाए, ऐसा कुछ हो जाए? देखिए दीपक क्या जी चाहते हैं आप? अल्टीमेटली एक मैं लाइन में बताइए सिर्फ़ क्या चाहते हैं हाँ, कि मैं सिर्फ़ इसमें बेस्ट यही सॉल्यूशन कहूँगा क्या है? कि काला पानी का जो समय था वो अंग्रेज़ों का राज था और वो उनको मतलब प्रताड़ित करने के लिए लोगों को वहाँ भेजा जाता था। मैं ये नहीं कहूँगा हिंदुस्तान को जग जग का जो कानून है, वो इतना कमज़ोर नहीं है, बहुत मज़बूत है। ऐसे जो पाखंडी हैं, उनको नकेल डालने के लिए उस बहुत मज़बूत है और हिंदुस्तानी कानून ने इसको नकेल डाली भी है। हमारी अदालत ने जो फैसला सुनाया के हम्म। मामलों में या कत्ल के मामलों में जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है, वो नाकाफ़ी नहीं है। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई संस्था जो है वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे कि इस आदमी को बार बार पेरोल ना दी जाए, इसको बाहर बिल्कुल, ना बिल्कुल। रखे। और एक चीज जो अंशुल जी ने कहा कि भाई ये लड़ रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इनके छोटे हैं, इनको डर भी लगता है जब बाबा बाहर आता है। तो ये भी इनकी बहादुरी की मैं दाद दूंगा। अत्री साहब भी हरियाणा में ही रहते हैं और खुलकर कैमरे के सामने बहुत कुछ बोला। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि भले ही आज बीजेपी ने हाथ मिला लिया हो या बीजेपी बार बार बाबा को बाहर लाना चाह रही है, लेकिन इसी बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तभी ये जांच शुरू हुई थी। और उनकी सीबीआई ने 24 सितंबर 2002 को ये मामला दर्ज किया था, 2002 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जब ये मामला दर्ज हुआ उसके कुछ ही दिन के बाद इनके पिताजी को गोली मारी गई 24 अक्टूबर को। यानी जो वाजपेयी ने जिसके कागज खोले, जिसकी जांच शुरू की, आज उसी से बीजेपी ने हाथ मिला लिया। साहब लास्ट क्वेश्चन, वाजपेयी और मोदी में यही फर्क है? देखिए ये वक्त का फेर है। अटल जी ने कुछ नहीं किया था उस पर, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। आप तो उस टाइम बहुत बड़े चैनल में थे, सारा सीबीआई जी। वगैरह आप ही देखते थे, मुझे ध्यान है। उस समय अटल जी को वो शिकायत गई थी उस आदमियों की, हाँ, और वो अटल शिकायत जी का ने वो लेटर फॉरवर्ड किया। शिकायत की चिट्ठी को उन्होंने केवल वो चिट्ठी फॉरवर्ड की थी सीबीआई को। उस मैं पर फर्क पूछ रहा हूं। सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और आज की भाजपा देख लीजिए आप, जो भाजपा वो थी कि वो फॉरवर्ड कर दी, और आज भाजपा उसी के सामने नतमस्तक है। दैट मेक्स ऑल द ओके, डिफरेंस, दैट इज द कंप्लीट ऑल द स्टोरी इन इटसेल्फ। डिफरेंस, ऑल द डिफरेंस। अब कहने को कुछ है नहीं। मैं चाहूंगा कि बीजेपी वाजपेयी जी से जो इतनी इंस्पायर होती है, उनको सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी जिसकी जांच प्रधानमंत्री वाजपेयी ने खुलवाई, जिसके कुकर्म तब सीबीआई ने खोले, कम से कम ऐसे व्यक्ति से परहेज करना चाहिए। और कभी कभी राजनीति में परहेज जो है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, मौजूदा समय में नहीं, भविष्य में। तो भविष्य की सोचनी चाहिए बीजेपी को। अंशुल भाई आप आए, आप सिरसा से जुड़े, और आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें। अपने दोस्तों की तरफ से हम यही चाहेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखें, बढ़ें आगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि अत्री साहब जैसे लोग संघर्ष करते रहेंगे कि बाबा को पेरोल बार बार ना दी जाए। ऐसे आदमियों की अब समाज को जरूरत नहीं है जो कई मामलों में सजा याफ्ता हो चुके हैं। अंशुल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। बहुत और धन्यवाद। अत्री साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।